जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एज यू ऑल नो दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही है साइंस की सीरीज, जिसमें कल हमने आपके पशु परिचर का पहला टॉपिक कवर कर लिया है। मैं टोटल आपको 50 नंबर का मैटर करवा रहा हूं। इस मैटर में से एक क्लास आपकी 5 नंबर की कल अपलोड हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक वाला टॉपिक। आपके साथियों, पशु परिचर का जो साइंस का सिलेबस है, इस सिलेबस में से देखो 6 पॉइंट टोटल दिए हुए हैं। इन 6 पॉइंट्स में से भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन वाला एक टॉपिक अपन कल कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे तरीके से उसको पढ़ चुके हैं, जहां से सवाल आने की संभावना है। दूसरा आज का टॉपिक है धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। तो ये जो टोटल 25 मार्क्स का मैटर है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 20 नवंबर से पहले पहले कंप्लीट अपने इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 दिसंबर को तो आपका पेपर ही है। काफी साथियों के मैसेजेस भी थे कि सर 20 नवंबर से पहले करवा दो, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। बीच में कोई काम आ जाए तो वो एक अलग बात है। और इसके अलावा 25 नंबर का जो दूसरा मैटर है आपके करंट अफेयर्स का, एक ही क्लास लेके आऊंगा 6 घंटे की, जैसा आपके सिलेबस मेंशन किया हुआ है पशु परिचर के सिलेबस में, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट क्लास लेके आऊंगा करंट अफेयर्स की भी। तो उसका थोड़ा इंतजार करो। और ये जो क्लास है अपनी, आप लोगों को सबको पता ही है, एनसीईआरटी पर आधारित अपन इसमें सवाल कर रहे हैं। अभी आपके जो है अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न भी यही है। पैटर्न क्या है कि ये अधीनस्थ बोर्ड जो है आपके एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों से लाइन टू लाइन सवाल उठा करके पूछ रहे हैं। या तो उनके पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए रहते हैं वहां से पूछ लेते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोई डेफिनेशन दी हुई है, तो वहां से सीधा सीधा उठा करके सवाल पूछ लेते हैं। और अपन उन्हीं के पैटर्न को, अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न को डिकोड करके ये क्लास सारी की सारी अपन पढ़ने वाले हैं। तो यह आपके एनसीईआरटी आधारित दूसरा टॉपिक आज का धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ये टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, तीसरा अध्याय दिया हुआ है धातु एवं अधातु नाम से। और इसके साथ में धातुओं और अधातुओं से कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, उन यौगिकों के भी सवाल अपन लेने वाले हैं। पिछले सालों में अधीनस्थ बोर्ड ने जो पूछे हैं वो सवाल भी कवर करेंगे, और नए सवाल क्या बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ साथियों के ये कमेंट थे कि सर आपकी जो ये क्लास हो रही है, इस क्लास की पीडीएफ हमें कब मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथी, जब ये क्लास आपकी यूट्यूब पे अपलोड होती है, उसके नेक्स्ट डे इवनिंग में आपको उसकी पीडीएफ अपना जो क्वालिटी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? टेलीग्राम चैनल है आपका क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से। आप एक काम करो, या तो टेलीग्राम पे जाओ, क्वालिटी एजुकेशन आरएस सर्च करो, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की फोटो दिख जाएगी आपको। ये चैनल है 1,43,778, अभी इसमें विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। इस पे आपको आज शाम को कल वाली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात, ये जो मैं चैप्टर्स आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये चैप्टर मैं कंप्लीट आपके एनसीईआरटी से तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की जो किताब है, इस किताब का चैप्टर अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो आपके सिलेबस के अंदर टोटल 6 चैप्टर है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक। तो ये जो चैप्टर है कंप्लीट एनसीईआरटी की किताब। कोई साथी ये चाहता कि सर मैं डिटेल में पढ़ूंगा, तो इस किताब की जो पीडीएफ है ना, पर्टिकुलरली मैंने हर एक चैप्टर को अलग अलग पीडीएफ में डिवाइड कर रखा है। कोई चैप्टर 10 पेज का, कोई 12 पेज का, कोई 15 पेज का, कोई 20 पेज का है। तो वो पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। अगर ये आपको चाहिए तो मुझे आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना कि हाँ सर हमें चैप्टर की भी पीडीएफ अवेलेबल करवा दो। तो मैं सीक्वेंस वाइज, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है वो अवेलेबल करवा दूंगा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो। बाकी मैं तो आप लोगों के लिए हूं ही, उसमें से जो क्रीम क्रीम मटेरियल है वो निकाल के लाके दे दूंगा। एक दूध होता है, दूध को जमाओ, आप जमा करके उसका दही बनाओ, उसको मत करके उसमें से घी निकालो। एक तो इतनी मेहनत आप करो, और वो सारी की सारी मेहनत मेरी टीम की सहायता से मैं आप लोगों के लिए करके सीधा साधा खाना लाके परोस रहा हूँ। इस खाने को बस आपको खाना है, और खाने के साथ ही अगर खाना अच्छा लगता है तो आपके बाकी लोगों को बताना भी है कि खाना कैसा लगा। बताना है मतलब अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर भी करना है, ताकि मेरी टीम का भी थोड़ा प्रोत्साहन बढ़े कि हाँ मेरी टीम आप लोगों के लिए जो रात दिन एक करके काम कर रही है, उस टीम का किया हुआ काम विद्यार्थियों के लिए सार्थक साबित हो रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये काम आपको करना है कि शेयर जो है अपने सभी साथियों के साथ जिन्होंने आपके पशु परिचर का फोरम भर रखा है, उनके साथ जरूर शेयर कर देना। और एक बात और, ये साइंस जो आप पढ़ रहे हो ना, नॉट ओनली पशु परिचर, आगे आप जो पटवार का एग्जाम देने वाले हो, या फिर आरएस का एग्जाम देने वाले हो, या अदर कोई वीडियो का या लेबर असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हो, हर एग्जाम में यहाँ के साइंस के कॉन्सेप्ट आपके जरूर काम में आएंगे। बिकॉज एनसीईआरटी से ही पूछते हैं सारे के सारे सवाल जो पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ यही क्वालिटी एजुकेशन का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, अभी जाके ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में आपको उसका पिन मिल जाएगा। दूसरी बात,
ये अपन ने कल जो क्लास ली थी अपना एपिसोड 1, उस एपिसोड 1 के अंदर मुझे लास्ट में आप लोगों को एक प्रश्न देना था, लेकिन कल वक्त की नजाकत की वजह से दे नहीं पाया। मैं कंप्लीट भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कल आपको पढ़ा चुका हूं। उस परिवर्तन के बिहाफ पे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर के आधार पर एक एनसीईआरटी का जो पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं, उसका ये एक अभ्यास प्रश्न है। इस अभ्यास प्रश्न को आपको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ना है और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसने पूछा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन कौन सा है, आप इसका जवाब कैसे दोगे कि सर फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, जैसे के, खे, गे, गे, चे, छे ऐसे लिखा हुआ, तो जो फिजिकल चेंजेस है वो इसके सामने लिख दोगे, जो केमिकल चेंजेस है वो इसके सामने लिख दोगे, और ये वाला कमेंट बॉक्स में आके मुझे कर दोगे। इससे मुझे पता चलेगा कि किन किन साथियों ने कल वाली क्लास देखी और वो वापस आज की क्लास देखने भी आए हैं। ये सीरीज अपनी रेगुलर चलने वाली है, 20 नवंबर से पहले मेरी कोशिश है पूरा 25 नंबर का मैटर आपको मिल जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो अब देखो, आज अपन वैसे सवालों की ओर बढ़ सकते हैं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट आपको सवाल सोल्व करवा सकता हूं, लेकिन सवाल सोल्व करवाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको धातु अधातु के बारे में बता देता हूं, जो कि आपकी एनसीईआरटी पर ही आधारित है। देखो साथियों, धातुएं बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है और उपधातु क्या होती है। तीन चीजें होती है, कुछ धातुएं होती है यानी कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, आवर सारणी होती है, उस आवर सारणी में कुछ तो धातुएं हैं, कुछ उपधातुएं हैं और कुछ अधातुएं हैं और कुछ अक्रिय गैसें हैं। तो ये आपको एक बार की पता होना चाहिए। इसके अलावा धातुओं के गुण क्या होती है, धातुएं ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, अधातुएं कैसी होती है, ये चीजें जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अधिकतर धातुएं होती है ना, उन धातुओं के अंदर कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। अपन धातु के गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, आपकी जो मैक्सिमम धातुएं होती है ना, वो धातुएं ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। अच्छा, इनमें अपवाद क्या क्या है वो भी सारे बताऊंगा, पहले एक बार शांति से देख लो। धातुएं अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती है और कैसी होती है, धातुएं कठोर होती है। इसके अलावा, कठोर होने के अलावा धातुओं के अंदर एक गुण पाया जाता है आघात वर्धन्य का। किसका, आघात वर्धन्यता। यह आघात वर्धन्यता का गुण क्या होता है कि धातुओं के ऊपर चोट मार करके उनका आकार बदला जा सकता है। इसके अलावा धातुओं में एक गुण पाया जाता है साथियों, तन्यता का। तन्यता का यानी कि धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे आपको पता हो 24 कैरेट जो आपका सोना होता है, उस सोने को बहुत लंबे तार के रूप में भी खींचा जा सकता है, यानी धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। इसके अलावा धातुएं जो होती है वो आपकी चमकीली होती है। कैसी होती है, अधिकतर धातुएं चमकीली होती है। इसके अलावा और भी कोई गुण होता है क्या, और एक गुण होता है, धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ये सामान्यतः गुणधर्म होते हैं। इनमें अपवाद क्या क्या हो सकते हैं, वो अपवाद भी मैं अभी आपको हाथों हाथ ही बता दूंगा, ताकि धातु अधातु का कॉन्सेप्ट तो एक बार आपके क्लियर हो जाए। तो धातुएं ठोस प्रकृति की होती है, कठोर होती है, आघात वर्धन्यता तन्यता का गुण पाया जाता है, चमकीली होती है, विद्युत की सुचालक होती है। इसके अलावा और जैसे जैसे मुझे याद आती रहेगी और चीजें बताता रहूंगा। तब तक इधर आओ, एक चीज मैं बता देता हूं। देखो, सारी की सारी धातुएं ठोस होती है क्या, आप कहोगे तो हाँ। देखो, धातुएं मैक्सिमम ठोस ही होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो कि कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव होती है। ये अपवाद स्वरूप आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी धातु है वो धातु है आपकी पारा। पारा जिसको किससे डिनोट करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं। और इस पारा का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक भी आपको ध्यान रखना है। 80 नंबर पे ये पारा धातु जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर है। ये पारा धातु क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। कैसी होती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के अंदर होती है। आप कहोगे सर ये ठोस द्रव और गैस का कॉन्सेप्ट कहां से ले आए। देखो, पदार्थ जो होते हैं आपके, जितने भी पदार्थ वायुमंडल में पाए जाते हैं, या तो वो ठोस अवस्था में होते हैं, या द्रव अवस्था में होते हैं, या फिर गैस अवस्था में होते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, इनका आपस में रूपांतरण होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तो ये जो धातुएं है ना, ये भी जो सामान्य आपका टेम्परेचर होता है, कमरे का तापमान, उस तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है, कौन, पारा, Hg, जो कि किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये चीज आपसे अलग से एग्जामिनर पूछ सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, धातुएं अधिकतर कैसी होती है, कठोर होती है। आप कहोगे सर कठोर होने का मतलब उनको हम चाकू से तो काट ही नहीं सकते, लेकिन एग्जामिनर सवाल पूछता है कि कौन सी धातुएं ऐसी है जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। कुछ धातुएं ऐसी है जिनको बोला जाता है क्षारीय धातुएं। आवर सारणी के अंदर जो पहला वर्ग है उसमें जो धातुएं पाई जाती है लीना, रब की फरियाद, उसके अंदर जैसे आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये जो धातुएं आती है, ये सारी की सारी धातुएं क्या होती है, कमरे के तापमान पर कठोर नहीं होती है। कठोर की जगह पर क्या होती है, मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम होती है। कठोर न होकर के मुलायम होती है। कौन कौन सी धातुएं होती है मुलायम, एक है आपकी लिथियम,
इसके अलावा एक है आपकी सोडियम, एक है पोटेशियम, हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि आपका रूबिडियम है और ये आपका Fr है। तो ये जो धातुएं हैं ना साथियों, ये धातु होते हुए भी कैसी होती है, धातु होते हुए भी मुलायम होती है। बाकी धातुएं ज्यादातर कैसी होनी चाहिए, कठोर, लेकिन ये अपवाद है। इनको क्या होता है, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ये जो मुलायम धातुएं होती है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ये बात लिख लेना, काटा जा सकता है। एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा पूछेगा, इनमें से कोई सी भी एक धातु दे दी, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, निम्न में से किस धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, वहां पर आपको पोटेशियम भी दे देगा, वहां पर आपको कैल्शियम भी दे देगा, मैग्नीशियम भी दे देगा। तो धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, फ्रांसियम, ये हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे याद रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये क्षारीय धातुएं कहलाती है। कैसी धातुएं कहलाती है, क्षारीय धातुएं कहलाती है। इनको क्षारीय धातुएं बोला जाता है। ये क्षारीय धातुएं कहलाती है, ये भी ध्यान रखना। और ये क्षारीय धातुएं क्या होती है, कमरे के तापमान पर मुलायम होती है। तो ये आपके धातुओं का एक कॉन्सेप्ट है। सुचालक भी होती है, चमकीली भी होती है। और भी कोई गुण बच गया क्या आपका, विद्युत की सुचालक हो गई, तन्यता हो गई, चमकीली हो गई, चलो ठीक है। तो ये आपके धातुओं का एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा देखो दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है आपके अधातु। उसके बारे में भी बता देता हूं थोड़ा सा आपको। जो अधातुएं होती है, इन अधातुओं को भी 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हो। कैसे बांट सकते हो, जो अधातुएं होती है, कुछ अधातुएं तो ऐसी है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, कुछ द्रव अवस्था में होती है, और कुछ गैस अवस्था के अंदर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। कुछ धातुएं तो कैसी होगी, आपकी ठोस होगी। कौन कौन सी धातुएं होती है ठोस, वो भी बताऊंगा। कुछ धातुएं आपकी होती है द्रव, और कुछ धातुएं होती है आपकी क्या, गैस। ये ठोस, द्रव, गैस तो क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो ये जो पदार्थ ही तो है धातुएं एक तरीके की आपकी। अब देखो ठोस धातु कौन कौन सी होती है, देखो एक आपकी धातु है साथियों कार्बन, ये ए धातु, ये कार्बन ए धातु होते हुए भी कैसी होती है, ठोस होती है। एक है आपका कौन, सल्फर, और एक है आपका कौन, आयोडीन। इनका नाम भी लिखूं क्या, चलो नाम भी लिख देता हूं। वैसे तो देखो नाम मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो विद्यार्थी क्लास देखेगा ना उसी के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। जो केवल पीडीएफ देख करके रवाना हो जाएगा ना, वो इतना अच्छा मटेरियल प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लास जो विद्यार्थी देखेगा उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखो, मैं सी लिख रहा हूं, तो कार्बन अपनी कॉपी में आप लिख लो साथ के साथ। ये कौन है, कार्बन। इसके अलावा दूसरा कौन है, सल्फर, और उसके अलावा एक और कौन है, आयोडीन। ये आयोडीन ये कैसे होते हैं, ये कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं। अच्छा आपने कहा कि गुरुजी कुछ धातुएं द्रव भी होती है क्या, तो एक ए धातु है, तो एक ए धातु आपकी ब्रोमीन, जो कि कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव होती है। एग्जामिनर सवाल पूछता है आपसे, पूछा हुआ भी बाकायदा सवाल, कौन सी ए धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको पता चल गया कि साहब ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अच्छा कुछ धातुएं ऐसी है जो गैस अवस्था में भी होती है, जैसे कि ए धातुएं, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है। ये क्या होती है, ये सारी की सारी कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है। और ए धातुओं में जो खास बात है ना ध्यान रखने की, देखो मैंने आपको क्या बताया, अधिकतर धातुएं जो होती है ना वो चमकीली होती है। धातुएं अगर चमकीली है इसका मतलब ए धातुएं चमकीली नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी जो आयोडीन है ना, इसमें एक अपवाद पाया जाता है कि ये ए धातु होते हुए भी कैसी होती है, ए धातु होते हुए भी चमकीली होती है। ये मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना साथियों, आपको कॉपी में छाप करके रख लेना। ये एनसीईआरटी का सार है, एक तरीके से आप लोगों के सामने पूरा का पूरा निचोड़ है, क्रीम क्रीम चीजें हैं। डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपसे, कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है, पारा है, इसका परमाणु क्रमांक पूछ सकता है। 80 नंबर पे आती है कठोर धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, फ्रांसियम, ये कठोर धातुएं जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। कठोर है, मुलायम होती है, और धातुएं अधिकतर कैसी होती है, चमकीली और विद्युत की सुचालक। अच्छा ए धातुएं जो होती है ना, वो ए धातुएं क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूं आपको, ए धातुएं कैसी होती है, विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक होते हुए भी क्या होता है, कुचालक होती है। आपने कहा गुरुजी कुचालक होती है, फिर हमने एक ए धातु का नाम सुन रखा है जो कि विद्युत का चालन करती है। वो कौन सी धातु है जो विद्युत का कुचालन मतलब चालन करती है, तो इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अधिकतर धातुएं तो क्या होगी, विद्युत की कुचालक होगी, लेकिन अपवाद है कौन, आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है और एक ए धातु है। इस ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, यानी कि विद्युत की चालक होती है कौन, ग्रेफाइट। अच्छा एक देखो, ए धातुएं जो होती है अधिकतर कठोर नहीं होती। कठोरता का गुण ज्यादातर धातुओं में पाया जाता है, ए धातुएं कठोर नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है आपका हीरा। हीरा ए धातु है, हीरे को धातु मत समझ लेना। हीरा या ग्रेफाइट, बहुत सारे साथी आपकी पिछली बार सीईटी का जो अभी एग्जाम हुआ है 10+2 का ग्रेजुएशन का, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आया। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही क्या है, ए धातुएं हैं। ध्यान रखना धातु नहीं है,
ये कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन भी एक ए धातु है और कार्बन अलग अलग रूपों के अंदर पाया जाता है क्योंकि उसकी संयोजकता 4 होती है, श्रृंखलन का गुण होता है। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक फुलरिन होता है। फुलरिन को C60 भी बोला जाता है। कार्बन भी ए धातु, उसके अपरूप भी ए धातु। ग्रेफाइट तो ऐसी ए धातु है जो कि विद्युत का चालन करती है। और एक आपके हीरा जो है ना, हीरा एक ऐसी ए धातु है जो कि कैसी अवस्था में पाया जाता है, कठोर अवस्था में पाया जाता है। और प्रकृति के अंदर, आपकी नेचर के अंदर सबसे ज्यादा कठोर अगर कोई धातु, सबसे ज्यादा कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो कौन है? हीरा ही है। यानी कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कि क्या है? जो कि एक ए धातु है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और बता दूं मैं आपको। क्या पॉइंट है? देखो, कुछ उपधातुएं भी होती है। उपधातुएं कौन कौन सी होती है? उपधातुओं के बारे में भी ध्यान रख लो। एक जैसे आपके बोरोन को भी उपधातु बोला जाता है, लेकिन रियल मायने में एक आपका जर्मेनियम, एक आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के अलावा एक आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक के अलावा एक होता है एंटीमनी, एंटीमनी के अलावा एक होता है आपका टेल्यूरियम, है ना, और एक आपका पोलियम भी होता है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? उपधातुएं होती है। उपधातुएं वे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ गुण धातु के और कुछ गुण उपधातु के पाए जाते हैं। तो एग्जामिनर का अगर दिमाग सटक जाए तो उपधातुओं के बारे में भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। और एक बात और, कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं। क्या है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है? उत्कृष्ट गैसें वो होती है जो कि पर्यावरण में मौजूद किसी भी पदार्थ के साथ में क्रिया नहीं करती है, यानी कि जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है? ये उत्कृष्ट गैसें आपके सामने मैं लिख देता हूं। एक आपकी जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनोन है। ये सारी की सारी आपकी क्या है? ये सारी की सारी उत्कृष्ट गैसें हैं जो कि 18वें आवर्त के अंदर, 18वें किसमें? 18वें वर्ग में पाई जाती है। 18वें वर्ग की सदस्य है सारी की सारी। आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं ना। 18 तो आपके कॉलम होते हैं जिनको वर्ग बोलते हैं, और 7 उसमें आवर्त होते हैं। तो पहले आवर्त के अंदर होती है आपकी हीलियम, दूसरे आवर्त में नियोन, इस प्रकार से 7 आवर्तों के अंदर। और 18वें वर्ग के अंदर पीरियोडिक टेबल देखी ना आपने, इस प्रकार की पीरियोडिक टेबल होती है आपके, है ना, इस प्रकार की पीरियोडिक टेबल जिसमें क्षारीय धातुएं होती है, फिर क्षारीय मृदा धातुएं होती है, यहाँ पर सारी संक्रमण धातुएं होती है, फिर यहाँ पे ये पी ब्लॉक होता है। इस पी ब्लॉक के अंदर जो ये 18वां वर्ग होता है, इस 18वें वर्ग में सारी की सारी उत्कृष्ट गैसें पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रख लेना। एक तरीके से ये आपके एनसीईआरटी का धातु अधातु से संबंधित पूरा का पूरा निचोड़ है। ये जरूरी था आप लोगों को बताना, क्योंकि एग्जामिनर सवाल यहां से भी पूछ सकता है। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें आगे मैंने सवाल में कवर करी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ अपने पहले सवाल के ऊपर। देखो, अब अपन सवाल फटाफट कर लेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा मैं, और आपको बेहतरीन कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आज प्रेजेंट टाइम में क्या है साथियों, आप देखोगे जगह जगह पर बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी चल रही है, आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट भी मिल रहा है। लेकिन जो लोग आपको फ्री में कंटेंट दे भी रहे हैं ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर किसी का कंटेंट खराब है, लेकिन उसका एनालिसिस आपको खुद को करना चाहिए बैठ करके, कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पर्टिकुलर एनालिसिस करके कंटेंट मिल रहा है या फिर ऐसे ही बस हवा में आपको कंटेंट दे दिया जा रहा है। तो यही चीजें चल रही है कि कम समय के अंदर आपको बेहतरीन कंटेंट अगर कहीं पे मिलता है, ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं है, बड़ाई करने वाली बात नहीं, लेकिन रियल मायने में मैं खुद 2-2.5 साल से क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, काम कर रहा हूं, और अभी आप लोगों को पढ़ाना शुरू करा है। और बैकग्राउंड के अंदर जो एक होती है ना मजबूती, एक वो कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम कितना बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को, तो वो बेहतरीन कंटेंट आपको क्वालिटी एजुकेशन हमेशा से दे रहा है। और कोई दे रहा नहीं दे रहा मुझे नहीं पता, ना मैं गारंटी ले सकता, लेकिन यहां की मैं गारंटी ले सकता हूं, फ्री में कम समय में अगर आपको कोई कंटेंट बेहतरीन दे रहा है तो वो क्वालिटी एजुकेशन है। चलो आ जाओ अपने सवालों की ओर। पहला सवाल आपके सामने है कि धातुएं हैं, यानी धातुएं कैसी होती है? आघात वर्दी एवं तन्य होती है क्या? अभी मैंने आपको गुणधर्म बताया, आघात वर्दी और तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है क्या? बिल्कुल, उष्मा का चालन करती है, धातुओं के गुणधर्म में बताया। ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है क्या धातुएं? बिल्कुल, धातुएं ध्वनिक भी होती है। ध्वनि उत्पन्न करने का जो गुण पाया जाता है धातुओं में, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको ध्वनिक बोलते हैं। और ध्वनिक को ही आप सोनोरस के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से? सोनोरस के नाम से। तो आपसे एग्जामिनर अगर पूछ ले कि सोनोरस का गुणधर्म धातुओं में पाया जाता है या ए धातुओं में, तो क्या बताओगे? सोनोरस यानी कि ध्वनिक, चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न करना। जैसे आपके घर में मंदिर में घंटी बजाई जाती है, मिश्र धातुओं की घंटी बनी होती है, वो आवाज करती है चोट लगने पर, यानी कि वो ध्वनिक होती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये ध्वनिक होती है धातुएं। तो धातुओं में ये सारे के सारे गुणधर्म पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखो, कोई बड़े तीर कमान वाले सवाल नहीं आएंगे इतने कि बहुत बड़े बड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी पर आधारित पूछे जाएंगे, और अपन वही काम कर रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी आसान बना करके क्लास में पढ़ रहे हैं। अगला देखो, कौन सी धातु का उपयोग दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश करने के लिए किया जाता है? कौन सी धातु का? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखा करो कि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ क्या रहा है। ए धातु पूछा है या धातु पूछा है? तो आपसे पूछा है धातु के बारे में।
अब देखो ये भी यहाँ पर कलर अपन ले लेते हैं येलो, और इसकी थोड़ी सी साइज कर देते हैं क्या, बड़ी। बहुत है, आगे अपने हर जगह यही काम आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसमें। ये चलो ठीक है। देखो कौन सी धातु का उपयोग दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश करने में किया जाता है, तो इनमें से पहले तो देखो धातुएं कौन कौन सी है। चांदी, चांदी जिसको आप एजी बोलते हो ये बिल्कुल आपकी धातु है। तांबा जिसको आप कॉपर बोलते हो ये भी धातु है। एल्यूमिनियम जिसको आप एल बोलते हो ये भी धातु है। और प्लेटिनम जिसको आप पीटी बोलते हो ये भी आपकी क्या है, धातु है। सारी की सारी आपकी धातुएं ही है। कौन सी धातु दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश करने के लिए प्रयोग ली जाती है, तो साथियों एक चीज आपको बता दूं, चांदी जो है ना ये दर्पण के पीछे पॉलिश करने में काम में ली जाती है। ना तांबा आएगा, ना एल्यूमिनियम आएगा, ना प्लेटिनम आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम तो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, हालांकि चांदी भी महंगी होती है, लेकिन चांदी के अंदर जो है ना साथियों परावर्तन का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। चांदी एक तो चमकीली होती है आपको पता है, और इस पर जैसे ही प्रकाश आएगा ना, आए हुए प्रकाश का 90% भाग चांदी वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। और दर्पण का काम क्या होता है, परावर्तन करना ही तो होता है। दर्पण में हमें अपनी शक्ल क्यों दिखाई देती है, हम अपने आप को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हमसे जो किरणें दर्पण में जा रही है वो टकरा करके वापस आ जा रही है, यानी कि परावर्तित हो जा रही है। यही शक्ल हमको दीवार में तो नहीं दिखती, क्योंकि दीवार में परावर्तन का गुण नहीं है इतना ज्यादा, वो ज्यादातर चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है। दीवार परावर्तित किस किरण को करेगी, जिस रंग की वो है। अगर आपके सामने दीवार आपको लाल कलर की दिख रही है, मतलब वो लाल रंग का परावर्तन कर रही है, बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर ले रही है। तो दर्पण जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि परावर्तन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। और ज्यादातर परावर्तन का गुणधर्म किस में होता है, चांदी में होता है। चांदी जो होती है ये लगभग 90% किरणों को क्या कर देती है, 90% प्रकाश का परावर्तन कर देती है। परावर्तन का गुणधर्म जो है सबसे अधिक पाया जाता है चांदी में, इसी वजह से चांदी को क्या किया जाता है, दर्पण के पीछे लेप करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये भी आपके सामने, तांबा को सीयू बोलते हैं, लिख लो अपनी कॉपी में, छाप के रख लो। 29 नंबर पे आता है आपका तांबा। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। एजी आई थिंक आपका 47 नंबर या 49 पे आता होगा, है ना। ये एक बार करेक्ट कर लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। एक ये आपका प्लेटिनम है। प्लेटिनम कितने नंबर पे आता है, प्लेटिनम 79 नंबर पे आता है। 78 नंबर पे कौन आता है गुरुजी, अच्छा प्लेटिनम आता है 78 नंबर पे, और 79 नंबर पे कौन आता है, 79 नंबर पे आता है एयू यानी कि सोना। और 80 नंबर पे कौन आता है आपका एच जी। 80 नंबर में बोल रहा हूँ, मतलब आवर सारणी के अंदर ये परमाणु क्रमांक होता है इनका, ठीक है। और चांदी, हाँ 47 ही होता है चांदी। चांदी का भी मैं करेक्ट कर दूं आपको। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47। प्लेटिनम का कितना होता है, प्लेटिनम का 78 होता है। परमाणु क्रमांक 79 किसका होता है, ए यू ओरम जिसको बोलते हैं, सोने का होता है। परमाणु क्रमांक 80 किसका होता है, एच जी यानी कि पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये एच जी होता है 80 नंबर पे। अगला सवाल देखो, अत्यधिक कम गलनांक वाली धातु है जो हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। एक धातुओं के अंदर ध्यान रखना, धातुओं का गलनांक जो होता है वो कमरे के तापमान पर सामान्यतः ज्यादा पाया जाता है, यानी कि कमरे के तापमान पर हर कोई धातु, क्योंकि कठोर है, ठोस है, तो ऑब्वियस ही बात है गलनांक तो ज्यादा होगा ही। गलनांक होता क्या है, ऐसा तापमान जिस बिंदु पर धातु गलना शुरू हो जाती है, यानी कि वो ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाती है, वो उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक बहुत कम होता है, बर्फ तो जो है कमरे के तापमान पर भी पिघल करके क्या बन जाएगा आपका, लेकिन बर्फ धातु नहीं है ना। बहुत सारी धातुएं ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एच जी पारा वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ये पूछ रहा है अत्यधिक कम गलनांक वाली धातु जो है कौन सी है जिसको हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, तो ये तो आपका एच जी है पारा, ये है आपका गैलियम जी ए। एक आपका ग्रेफाइट है। पहली बात, ग्रेफाइट तो धातु है ही नहीं, ग्रेफाइट तो क्या है, ग्रेफाइट तो ए धातु है। ये मैंने आपको भी पिछली बार ही बता दिया, पीछे बता दिया। एक होता है आपका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम भी पीछे आ चुका है, 13 नंबर पे आ गया, ये 80 नंबर पे आ गया। और ये जो गैलियम है ना साथियों, ये एक ऐसी धातु है जो कि क्या होती है, हथेली पर रखते ही क्या करने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। यानी कि देखो कमरे के तापमान पर नहीं पिघल रही है, हथेली पर जब उसको रखा तो अपने शरीर का टेम्परेचर उसको मिला, उस टेम्परेचर को लेकर के वो द्रव अवस्था के अंदर बदल रही है। तो जो गैलियम है, गैलियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। अगला देखो, मिलान करना है आपको आपस में, किस किस का मिलान करोगे आप, देखो मिलान कर दो, आ जाओ। सोना जो है, सोना क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है, या इसका संबंध गैल्वेनीकरण से है, कठोर पदार्थ होता है, या नरम धातु होता है। अगर नहीं छांट पा रहे हो, सोने को एक बार छोड़ दो। सवाल को अटेंड करने का तरीका क्या होना चाहिए, मिलान करने वाले में पहले इनमें से देख लो कि इनमें से कौन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं इतना जानता हूं कि आप सब लोग जैसे ही हीरे को देखोगे ना, तो हीरा तो सर आपने पिछले बताया कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो हीरे को तो आपने मिला दिया किससे, कठोर पदार्थ से। और कोई मिलता हुआ दिख रहा है क्या, कि सर सोडियम दिख रहा है। सोडियम का इनमें से क्या गुण हो सकता है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है सर, इसीलिए तो सोडियम को केरोसिन में डाल के रखा जाता है। सोडियम अगर अत्यधिक क्रियाशील नहीं होता तो उसको केरोसिन में डाल के क्यों रखते। सोडियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके
जलने लग जाता है ना। सोडियम को आप पानी में फेंको, देखो कैसा विस्फोट होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है सोडियम, तो सोडियम को मिला दोगे आप ए से। अच्छा, जस्ता क्या होता है? जस्ता होता है Zn, जिसको जिंक बोलते हैं। ये जिंक क्या होता है? गैल्वेनीकरण के काम में आता है। गैल्वेनीकरण मतलब गैल्वेनाइजेशन की अभिक्रिया की जाती है, जिसको यशद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है गुरुजी? आपने पिछली वाली क्लास में तो बताया था यशद लेपन के बारे में, कि लोहा जो होता है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दो, जिससे कि लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है, या हर एक वो पदार्थ जिसको संक्षारण से बचाना है उस पर यशद लेपन कर दो, जस्ते की परत चढ़ा दो। वो यशद लेपन में धातु कौन सी काम में आती है? जस्ता आती है। अब बच गया कौन? सोना बच गया। तो सोना क्या होता है? नरम धातु होता है। देखो, सोने के बारे में एक और बात पता चल गई, सोना नरम धातु होता है। आपको पता है जो 24 कैरेट सोना होता है बिल्कुल नरम होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। आपके सोने के जो आभूषण बनते हैं ना, वो 24 कैरेट सोने के नहीं होते हैं, प्योर सोने के नहीं होते हैं, उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिला करके सोने को थोड़ा कठोर बनाया जाता है, सॉलिड बनाया जाता है, फिर उसके आभूषण बनते हैं। तो सोना जो है वो एक नरम धातु, ये ध्यान रखना। बहुत सारे साथी तो सोचेंगे सर सोना बहुत महंगा होता है तो कठोर होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। नहीं भाई, सोना जो होता है नरम धातु होता है, ये बात भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो देखो मिलान कर दो, एक में क्या आएगा? दे। एक में दे किस में दिख रहा है? एक में दे, बाकी किसी में दिख भी नहीं रहा है, यानी कि यही अपना राइट आंसर हो गया। एक में दे हो गया तो देख लो, दो में बी, दो में बी, तीन में से, तीन में से, चार में ए, चार में ए, तो बिल्कुल राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर देखो आपको ये चीज पता चल जाती है ना कि हीरे का पता लगा दे कि तीन में से है, तो तीन में से किस में आ रहा है? एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। फिर आप क्या करते? फिर आप देखते कि हाँ जस्ता है, जस्ते का गैल्वेनीकरण यानी दो में बे, इसमें भी दो में बे आ रहा है। अच्छा, फिर आपको कुछ और देखना पड़ता है, यानी कि सोने में से, सोडियम में से कुछ पता होता है तब आप इस सवाल को कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन मैच होते ही उसका मिल जाता है, जैसे कि पहले का अगर आपको पता होता है कि सोना नरम धातु होता तो पहले में दे और किसी में है ही नहीं, तो आपका सवाल वहीं पे सही हो जाता। अगला देखो, मिश्र धातु ड्यूरालिमिन के अवयवी तत्व है। मिश्र धातु होती है ड्यूराल्यूमिन। ये जो ड्यूराल्यूमिन मिश्र धातु है, इसके अवयवी तत्व कौन कौन से होते हैं? लोहा, क्रोमियम, निकल। यानी कि मिश्र धातु मैंने आपको बताया कुछ धातुओं को समान अनुपात में मिला करके क्या बनाया जाता है? मिश्र धातु बनाया जाता है। तो ये मिश्र धातु पूछ रहा है कि ये जो मिश्र धातु है ड्यूरालिमिन, ये ड्यूरालिमिन आपके बाकायदा एनसीईआरटी की किताब के अंदर लिखी हुई है कि ड्यूरालिमिन को किस किस से मिला करके बनाओगे। लोहा, निकल, क्रोमियम। लोहा क्या होता है? लोहा होता है Fe, जिसको आप आयरन बोलते हो। निकल होता है Ni और क्रोमियम होता है आपका Cr। अगला पूछ रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यानी कि Al। तांबा यानी कि Cu, जिसको कॉपर बोलते हो। मैंगनीज, मैंगनीज का मतलब हो गया Mn और मैग्नीशियम हो गया Mg। तो इनमें से किससे मिलकर बनेगा? तांबा यानी कि Cu कॉपर, जिंक यानी कि Zn, लोहा यानी कि Fe, कार्बन यानी कि C। तो देखो किससे मिलकर के क्या बनेगी? तो आपका जो ड्यूरालिमीन है, ये ड्यूरालिमीन बनता है साथियों एल्यूमिनियम, तांबा, मैंगनीज और मैग्नीशियम। इन चार धातुओं को निश्चित अनुपात में मिला करके ड्यूरालिमीन बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो एग्जाम में छप सकता है, दिमाग में छाप के रख लेना आप। एल्यूमिनियम, तांबा, मैंगनीज और मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही मिले हुए हैं इसके अंदर, साथ में एल्यूमिनियम और तांबा भी है। किसमें? ड्यूरालिमीन। ड्यूरालिमीन का नाम आया तो एल्यूमिनियम तो यहीं से पता चल जाएगा कि यार ड्यूरालिमीन आ रहा तो एल्यूमिनियम है। इसमें मैं भी आ रहा है यानी मैंगनीज और मैग्नीशियम भी आप ध्यान रख लोगे, है ना। और तांबा फिर याद रखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। अच्छा, इसके अलावा एक और बात आ जाओ यहाँ पे, आपका जो लोहा, निकल और क्रोमियम है, अभी अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में बताया था कि स्टेनलेस स्टील कौन कौन सी धातुओं से मिलकर के बनता है। उसमें आपके था कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैंगनीज, है ना। ये चार धातुओं को मिला करके किसको बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील को। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर स्टेनलेस स्टील तो आपका आयरन से, क्रोमियम से और निकल से मिलकर के बनना चाहिए। बिल्कुल, एनसीईआरटी जो है अपनी राजस्थान की एक 10th क्लास की, उसके अंदर तो आपकी ये लिखा हुआ है कि स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? आयरन, निकल और क्रोमियम, इससे बनता है। यानी कि स्टेनलेस स्टील के बारे में, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील वो स्टील होती है जिसके कभी भी जंग नहीं लगती है, यानी कि बिल्कुल प्योर स्टील बन जाती है। स्टील जिसको बोलते हैं ना, स्टील है क्या? बेसिकली है ही एक मिश्र धातु। वैसे जो नॉर्मल स्टील होती है वो तो आपके लोहे और कार्बन की मिश्र धातु होती है। नॉर्मल जो स्टील होती है, ये ध्यान रखना है, नॉर्मल स्टील तो किसकी? लोहे की और कार्बन की क्या होगी? मिश्र धातु होगी। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होती है जिसपे कभी जंग नहीं लगती है, आपके घर में जो बर्तन बने होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो घर में जो बर्तन होते हैं, या फिर एक तरीके से आप कह लो जैसे कुछ पार्ट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, वो पार्ट्स भी किसके बनते हैं? स्टेनलेस स्टील यानी कि शुद्ध स्टील के बनते हैं, जिसको कभी जंग नहीं लगती है। अच्छा, इस स्टेनलेस स्टील के बारे में एक बात मैंने आपको और बता दी, अगर आपको एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर वो देता है, वो चार ऑप्शन जो कि मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाया था, तब तो उस ऑप्शन को टिक करना है। उसमें कौन कौन था आपके? उसमें एक आपके कार्बन था, एक आपके क्रोमियम था, एक आपके निकल था और एक आपके मैंगनीज था। अगर ये चार देता है तब तो आपको इसको भी चूज करना है।
क्योंकि देखो दोनों तो साथ में देगा नहीं, लोहा निकल क्रोमियम और ये कार्बन क्रोमियम मैंगनीज निकल, ये एक साथ तो देगा नहीं दोनों के दोनों। अगर एक साथ दे दे तब आपको ऑप्शन इसको चूज करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिख रहा है तो लोहा निकल क्रोमियम से भी स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में बहुत सारी धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से अगर ऑप्शन में आपको ये तीन दे दे तो इस तीन को राइट करोगे आप, बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो ये तीनों जो है मिलाकर के भी स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं, कार्बन क्रोमियम निकल मैंगनीज मिलाकर के भी स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। दोनों ही बातें सही है, आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये अब मैंने आपको बता दिया, एल्यूमिनियम, तांबा, मैंगनीज और मैग्नीशियम ड्यूराल्यूमिन के जो है इसकी मिश्र धातुएं होती है। और आपके तांबा और जिंक, इसके बारे में ध्यान रखोगे आप, तांबा और जिंक जो है ना इसको ध्यान रखते हैं ताज से, यानी कि आपका जो पीतल होता है ना, ये पीतल किससे बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है आपका तांबा और जिंक से, CuZn, इन दोनों से मिलाकर के पीतल मिश्र धातु बनाई जाती है। घर में होते हैं ना पीतल भी, मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती है, धातुओं को संक्षरण से या उनका मतलब खराब ना हो, उनके ऊपर जंग ना लगे, इसलिए मिश्र धातुएं बनाई जाती है। तो मिश्र धातु बना दी पीतल, पीतल के ऊपर ज्यादातर देखा होगा आपने जंग नहीं लगती है। तो पीतल कौन कौन सी दो धातुएं तांबा और जिंक से मिलकर के बनती है, ये आप ध्यान रखना। अगला देखो, निम्न में से हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व है, हाइड्रोजन कौन है आपका H2 है, इससे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, कॉपर यानी कि Cu है, लेड यानी कि Pb है, आयरन यानी कि Fe है, या फिर जिंक, जिंक यानी कि Zn है। इनका देखो परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखना, कॉपर आपका 29 नंबर पे आता है, लेड आपका 82 नंबर पे आता है, आयरन 26 नंबर पे आता है, और जिंक Zn कितने नंबर पे आता है, ये 30 नंबर पे आता है, यानी कि 30 परमाणु क्रमांक होता है। ये मुझे तो ध्यान है आवर सारणी की वजह से, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया, आप इतना लोड मत लेना, अगर छप जाए दिमाग में तो थोड़ा बहुत याद रख लेना, परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि धातु अधातु का चैप्टर दिया है तो पूछ सकता है कि इसका परमाणु क्रमांक बताओ, या इस परमाणु क्रमांक पर कौन सी धातु आती है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट धातुएं हैं उनका तो ध्यान रखना, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि हाइड्रोजन से कम सक्रिय तत्व कौन सा है। कम सक्रिय तत्व यानी कि पर्यावरण में मौजूद बाकी तत्वों से क्रियाशीलता के आधार पे अपन को बताना है। तो इनमें साथियों आप अगर देखोगे ना तो इनमें तो आपका कौन होगा, कॉपर होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कॉपर होगा, यहाँ पर तो चलो इसने हाइड्रोजन पूछ लिया, अगर हमें ये पूछ लेता कि तुम ये बताओ कि सोडियम से, इनमें से जो है सोडियम भी दे देता और पोटेशियम भी दे देता और फिर पूछता कि इनको तो इनकी क्रियाशीलता के आधार पर जमाओ, तो हम क्या करते। तो उसके लिए मैंने आपको साइंस की जो क्लास करवाई थी जिसमें टॉप 50 MCQs करवाए थे, उसमें बकायदा पूरी की पूरी सीरीज बताइए आपको क्रियाशीलता के आधार पे। आ जाओ वापस भी बता देता हूं, उसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी, वो ट्रिक भी आपके सामने अभी मैं यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाएगा कि धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है ना, उस क्रियाशीलता के आधार पे उनकी एक श्रेणी बनाई हुई है। क्या श्रेणी बनाई हुई है, ये आपकी NCERT किताब का स्क्रीनशॉट है, इसमें बकायदा लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष क्रियाशीलता। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, आपका पोटेशियम होता है जिसको K बोलते हैं, दूसरा होता है आपका सोडियम जिसको Na बोलते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे क्रियाशीलता घटती जाएगी और सबसे ऊपर वालों की सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है। तो पहले तो सवाल का देख लेते हैं, इसने हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व पूछा है। हाइड्रोजन कहां पे आ रहा है आपका, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व कौन है, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे आपको कॉपर दिख रहा है, बाकी लेड इससे ऊपर है, आयरन इससे ऊपर है, जिंक भी इससे ऊपर है। यानी कि देखो लेड, आयरन, जिंक तीनों इससे ऊपर है, यानी कि ये तीनों तो इससे ज्यादा सक्रिय है। इसने पूछ लिया कम सक्रिय कौन है, तो कम सक्रिय तो कौन हो जाएगा, आपका कॉपर हो जाएगा। अगर ये सीरीज आपको ध्यान है तो आप इससे संबंधित कोई सा भी सवाल आपसे पूछे वो सवाल आप कर दोगे। इस सीरीज को ध्यान रखने के लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, 2-3 बार बता चुका हूं मैं वो ट्रिक, फिर भी वापस से एक बार लिख देता हूं फटाफट आप लोगों के सामने। ये ट्रिक भी ध्यान रखना है। इसको क्या ध्यान रखोगे, एक बात सिंपल सी ध्यान रखोगे, जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ो। कर दिया नाराज तूने कार मांग कर, क्या मांग कर, कार मांग कर आलू वाले जन्मदिन पर। कार भी कम मांगी, आलू वाले जन्मदिन पर। कर दिया नाराज तूने कार मांग कर आलू वाले जन्मदिन पर, फिर भी हैं करवाए हार चांदी सोने के, फिर भी हैं करवाए हार चांदी सोने के। ये मैंने आपके सामने जो एक सेंटेंस लिखा है ना, इस एक सेंटेंस को आपको रट लेना है। और रटोगे कैसे, इसके लिए भी रटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात ध्यान रखोगे। अभी आप बेरोजगार हो, तो अभी आपके पास रोजगार नहीं है, तो अभी लेट सपोज अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी पार्टनर हो, कोई आपकी जीवन संगिनी हो जो आपसे ये कहे कि भाई साहब मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरे को तो कार चाहिए, और मान लो कि अभी आप उसको नहीं दे पाते हो, लेकिन एग्जाम क्रैक करके जॉब आपकी लग जाती है, फिर उसको जो है आप क्या बोलोगे कि जब मैं बेरोजगार था तब तूने मेरे से कार मांगी थी, तो मुझे नाराज कर दिया था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो बिना पैसों के मैं कार कहां से देता। तो कर दिया नाराज तूने कार मांग कर, क्या मांग कर, कार मांग कर आलू वाले जन्मदिन पर, फिर
फिर भी यानी तूने उस टाइम नाराज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए क्या करवा रहा हूं, हार करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, फिर भी है करवाए हार चांदी सोने के, यानी चांदी सोने के हार करवा रहा हूं। पगली, तूने तो कार ही मांगी थी, अब मैं जॉब लग गया हूं। तो वो जॉब लगने के लिए आपको क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अभी बिल्कुल ऐसा समझ लो, बिल्कुल धैर्य के साथ में सारी चीजों को साइड हटा करके पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन एक ही जगह लगा करके एक ही डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ये जो 17-18 दिन का टाइम है, सब चीजें छोड़ दो, सब चीजों से विलग हो जाओ, साइड में हो जाओ, केवल अकेले अपने कमरे के अंदर बैठ करके प्रयास करते रहो, मतलब पढ़ते रहो। जो क्वालिटी एजुकेशन पे आपको कंटेंट मिल रहा है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, टेस्ट सीरीज से ही सिलेक्शन ले पाओगे। अगर अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा तो घबराना मत, जाकर के केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज में कोड लगाओगे NR21, कूपन कोड लगाओगे तो 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 75 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 75 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है ना। बच्चे को टॉफी दिलाने में निकल जाते हैं 75 रुपए। आजकल के बच्चे बाहर जाते हैं, पापा की उंगली पकड़ के तो टॉफी दिलानी पड़ती है उनको, वो 75 रुपए वहां खर्च हो जाते हैं। तो ये 75 रुपए लगा करके अपनी जॉब को तो सिक्योर करो एटलीस्ट। और केवल लगाने से भी कुछ नहीं होगा, टेस्ट आपको देने होंगे। देने का टाइम ना हो तो जाकर के क्या करना, टेस्ट को सबमिट करके एक्सप्लेनेशन तो जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए। अब देखो इस ट्रिक पे आ जाओ। इससे क्या ध्यान रखोगे, कर दिया नाराज तूने, कर से ध्यान रखोगे, कर दिया को छोड़ो, नाराज यानी कि NA, कार यानी कि CA, मांग यानी कि MG, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, जन्मदिन यानी कि ZN, और फिर यानी कि PB, फिर होगा आपके कौन FE, फिर होगा FE, ठीक है। फिर हो गया आपका कौन FE, फिर, और ये आपका भी, फिर भी है करवाए से आ गया कॉपर, हार यानी कि HG, चांदी यानी कि AG, और सोना यानी कि AU। अब देखो ये पूरी की पूरी सीरीज बन गई आपकी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखो मैं इसके साथ आपको ट्रिक बोल के बता देता हूं। कर दिया नाराज तूने कार मांग कर आलू वाले जन्मदिन पर, फिर भी है करवाए हार चांदी सोने के। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस पूरी आपको ध्यान हो जाएगी। एग्जाम में क्या 2 सेकंड का टाइम लगेगा, इस सीक्वेंस को पूरा लिख दो। कर दिया नाराज तूने कार मांगकर आलू वाले जन्मदिन पर, फिर भी है करवाए हार चांदी सोने के। पूरा एक साथ ये सीरीज लिख लेना। इसके आधार पे 3-4 सवाल अगर पूछेगा, सारे सवाल ही सही हो जाएंगे। तो इसी श्रेणी के आधार पर हमने ये वाला सवाल राइट करा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु नहीं है। किसके बारे में पूछा है, उत्कृष्ट धातु के बारे में पूछा है। आप कहोगे गुरुजी उत्कृष्ट धातु क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। ऐसी धातुएं जो कि वायुमंडल में उपस्थित तत्वों के साथ बहुत ही कम क्रियाशील करती है, यानी कि बहुत ही कम क्रियाशील होती है। एक तो है आपके सामने कौन, सोना, सोना जिसको आप AU बोलते हो। अगला है आपका कौन, सिल्वर यानी कि AG। अगला है आपका कौन, प्लेटिनम यानी कि PT। और उसके बाद में अगला है आपका तांबा यानी कि कॉपर। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु नहीं है। उत्कृष्ट धातु मतलब कौन सी धातु ऐसी है जो ज्यादा क्रिया नहीं करती है वायुमंडल में उपस्थित तत्वों के साथ में। तो देखो आपको ये बताना है कि कौन सी उत्कृष्ट धातु नहीं है। यानी कि सोना जो है ये आपकी उत्कृष्ट धातु है। सोना आसानी से वायुमंडल में उपस्थित धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। एक आपका सिल्वर, ये भी उत्कृष्ट धातु है, ये भी आसानी से क्रिया नहीं करता है। प्लेटिनम, ये भी उत्कृष्ट धातु है। लेकिन कॉपर जो है ना, तांबा, ये उत्कृष्ट धातु नहीं है। आपसे यही पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो कॉपर जो है, तांबा आपका ये उत्कृष्ट धातु नहीं होगा। बाकी सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, उत्कृष्ट धातु होते हैं। इनका वो भी ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक ये आता कितने, 79 नंबर पे। AG आता आपका 47 नंबर पे, और ये आता आपका 78 नंबर पे। परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखना, बार बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखो, विरंजिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये आपका यौगिक वाला है। चैप्टर का नाम है धातु, अधातु एवं यौगिक। तो धातुओं से अधातुओं से जो यौगिक बन सकते हैं, उन यौगिकों को भी आपके सामने लेके आया हूं। इधर आ जाओ, देखो ये पूछ रहा है आपसे विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है। विरंजक चूर्ण जिसको आप क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो आपसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा है, क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, CaOH2। CaOH2 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मैं आपके सामने चीजें इसीलिए इलेबरेट कर रहा हूं बिकॉज मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका क्लियर करवाना है। और ये पूरा टॉपिक क्लियर करोगे तभी आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। अगर स्किप कर करके आगे बढ़ गए, केवल आंसर देख करके उतना फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि मैं डायरेक्ट आंसर भी बता देता हूं, चलो आपको। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। लेकिन अब मेरे से भी रहा नहीं जाता ना, सारी चीजें बतानी पड़ती है, मेरे भी अंदर वो चीज रहती है। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये यौगिक है। एक ही सवाल से आपके बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। मैं चाहता तो इसके अलग अलग सवाल बना लेता, लेकिन एक में ही लाया हूं क्योंकि यहां से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। CaOCl2 ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है,
आप कहोगे गुरुजी रासायनिक नाम क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है, दैनिक जीवन में काम आने वाला यौगिक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अगला है आपके NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो Na2CO3 तो होता है सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो एक महत्वपूर्ण चीज यहां से आपके सामने निकल के आती है, और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये तो मैंने इनके रासायनिक नाम लिखे हैं, लेकिन सामान्य भाषा में दैनिक जीवन में काम में लेने पर ये जो आपका CaOH2 है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH2। और अगर बिना बुझा हुआ चूना पूछे तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बंट लाइमस्टोन। बंट लाइमस्टोन यानी कि जलता हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जब जल से क्रिया करवाते हैं तब बनता है आपका बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला आपके Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं धावन सोडा। कौन सा सोडा, धावन सोडा, यानी कपड़े धोने के काम में लिया जाता है ये धावन सोडा। अगला आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण कह लो या फिर ब्लीचिंग पाउडर कह लो, CaOCl2 जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला आपका NaSCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। मम्मी भेजती होगी बाहर कभी कभी दाल बाटी बनाने के लिए, जा रहे मीठा सोडा लेके आ जा, तो मीठा सोडा जो होता है खाने का सोडा, वो यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आई होप यहां से तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर। अगला देखो, अगला क्या सवाल है आपके सामने, 23 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत अन्य धातु मिलाई जाती है। मैं अभी पहले ही आपको बता चुका हूं, सोना जो होता है 24 कैरेट शुद्धतम रूप में होता है, लेकिन शुद्धतम रूप में कभी भी उसको हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम में वो नरम अवस्था के अंदर होता है, तो उसके आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलानी ही होगी। तो जो 24 कैरेट सोना होता है, वो 24 कैरेट सोना बिल्कुल शुद्ध होता है। इस 24 कैरेट सोने के अंदर मान लो कि अगर 100% सोना है, 100% ये शुद्ध है, तब वो 24 कैरेट का है। इस 100% के अंदर जब हम कितनी अशुद्धि, 4% अशुद्धि मिला देंगे ना, तो वो 4% अशुद्धि मिलाने से वो 23 कैरेट का बन जाएगा। और यही इसके अंदर अगर हम 8% अशुद्धि मिला देंगे, यानी कि 4% अशुद्धि मिलाई तब 96% तो शुद्ध सोना है, 4% उसमें अशुद्धि मिलाई तो 23 कैरेट सोना बन गया। और जैसे इसमें हमने 8% अशुद्धि मिलाई, यानी कि 92% तो शुद्ध सोना है, उसमें 8% अशुद्धि मिलाई तो वो क्या बन जाता है, 22 कैरेट बन जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 4%। 4% मिला दिया यानी कि 96% आपके सोना हो गया, 4% अशुद्धि हो गई, तो सोना कितना, 23 कैरेट का हो गया। और अगर 8% अगर आपने अशुद्धि मिला दी, यानी कि 92% सोना प्लस 8% की आपने अशुद्धि मिलाई, तो वो कितने कैरेट का हो जाएगा, 22 कैरेट का हो जाएगा। 23 कैरेट का पूछा तो 22 कैरेट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगला देखो, तांबे के बर्तनों को खुला छोड़ने पर हरी परत बन जाती है, यह तांबे की पर्यावरण की किस गैस से क्रिया फलस्वरूप होती है। तांबे के बर्तनों को देखा होगा, बहुत लंबे टाइम तक अगर जैसे मंदिरों के अंदर अपन पूजा करने के लिए तांबे के बर्तन काम में लेते हैं, उन तांबे के बर्तनों के ऊपर एक हरी हरी काई जम जाती है ना, हरी या नीले कलर की वो काई होती है। वो क्यों जम जाती है, उसका क्या कारण है, ये पूछ रहा है कि जो हरी परत बनती है ये तांबे की पर्यावरण की किस गैस से, यानी पर्यावरण में मौजूद कौन सी गैस होती है जिससे जिससे क्रिया करके तांबा जो है आपका क्या बना लेता है, वो हरी परत बना लेता है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 होगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब हो जाएगा आपके, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अगला बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस से क्रिया करेगा, या फिर ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस से क्रिया करेगा। तो साथियों एक चीज आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा कॉपर सल्फेट। क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, जिसको नीला थोता बोलते हो। तो देखो इधर आओ, तांबे के बर्तन की बात करिए, तांबा मतलब क्या होता है, कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29। ये कॉपर जब होता है ना साथियों, ये SO2 गैस से क्रिया करता है ना, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, CuSO4 बना लेता है। CuSO4, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और इसी को नीला थोता भी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, नीला थोता, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर जब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो CuSO4 बना लेता है, वो जो परत होती है वो कॉपर सल्फेट की होती है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है, इसीलिए वो नीली या फिर हरे रंग की परत बन जाती है। हरा या नीला मतलब वो परत जो काई जमती है ना, कब ज्यादा अगर काई जम जाएगी तो हरी बन जाएगी, वरना पहले धीरे धीरे नीली परत होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, इससे क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है, कौन, तांबा। तो ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है, धातुओं से जुड़ी हुई है, तो 100% यहां से सवाल पूछ सकता है। अब ऐसा सवाल आपको और कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ये मेरी टीम ने खुद पिछले पेपर देख करके उनके आधार पे एज्यूम करा है कि बोर्ड ऐसे सवाल बना सकता है, और दैनिक जीवन में भी काम आनी चाहिए चीजें। बोर्ड मेंबर्स ऐसा तो नहीं किसी अलग ग्रह से उठ के आए, वो क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, जिस डायमेंशन से वो सोच सकते हैं, पिछला सोचते आए हैं, उसी डायमेंशन पर आपके लिए सवाल बनाकर यहां लाए हैं।
अगला देखो, असंगत को छांटना आपको। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा, ये तो सही बात है, धातु भी होती है पारा और कमरे के ताप पर द्रव भी होती है। यहां पर देखो कमरे के ताप पर द्रव धातु बोला है, अगर ए धातु बोलता है फिर पारा लिखता ना तो गलत बात हो जाती। सेंटेंस को पूरा ध्यान से भी पढ़ना है, डीप ब्रीथिंग क्या करो, माइंड की एक्यूरेसी बढ़ेगी। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम, बता चुका हूं पीछे, सोडियम को काटा जा सकता है, इसके साथ में लिथियम और पोटेशियम भी है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, सही है क्या ये बात? बिल्कुल, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। मैंने अभी आपको पीछे बताया चमकीली होती है, सबसे प्रकाश का सबसे ज्यादा परावर्तन करती है, और चांदी ऊष्मा की सुचालक होती है, सबसे बेस्ट। अगला कह रहा है ऊष्मा की कुचालक होती है, कौन? ग्रेफाइट। पहली बात तो ये धातु नहीं है ग्रेफाइट, और ऊष्मा की कुचालक नहीं होती है, क्या होती है? ग्रेफाइट ए धातु होते हुए भी ऊष्मा का चालन करती है, अभी पीछे बता चुका हूं। तो असंगत इसमें से कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ प्रयोग किया जाता है, कौन सा पदार्थ जो है अग्निशामक यंत्र बनाने में प्रयोग करेंगे? पहला कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, अभी मैंने पीछे इसका सूत्र बताया था आपको, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, धावन सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, खाने का सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी बोलते हैं, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के साथ में हाफ H2O, आधा अणु जल का जब मिलता है कैल्शियम सल्फेट के साथ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, उसको पीओपी बोलते हैं। अगला बोल रहा है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब देखो आपसे सवाल में पूछा अग्निशामक यंत्र बनाने में कौन सा पदार्थ काम में लेंगे, तो उसमें काम में लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैनिक जीवन में काम आने वाले पदार्थ है, तत्व धातु अधातु एवं यौगिक है चैप्टर का नाम, तो ये यौगिक है आपके एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि धातु से और अधातु से मिलकर के बना हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अग्निशामक यंत्र बनाने में काम में लिया जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, जैसे ये कैल्शियम सल्फेट होता है ना CaSO4 हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसी तरीके से ये कैल्शियम सल्फेट है ना, इसी कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 को जब 2H2O अणु इसके साथ क्रिस्टलीकृत कर दिए जाते हैं, यहां पर तो कितना हाफ H2O है, जब इसको 2H2O कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जिप्सम। यानी कि जो आपका जिप्सम होता है इसको गर्म करके इसमें से जल बाहर निकाल के हाफ H2 जल रह जाता है, तो क्या बन जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ पे पट्टा चढ़ाया हुआ रहता है, वो किसका रहता है? पीओपी का रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आजकल तो घरों के अंदर डिजाइन बनाई जाती है, वो भी किसकी बनाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ये ठोस होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, और आधा अणु जल का इसके अंदर होता है। बाकी सोडियम क्लोराइड आपके नमक होता है, घर में काम में लिया जाने वाला नमक, इनके बारे में बता ही चुका हूं, धावन सोडा और ये धावन सोडा और ये खाने का सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षारीय लवण है, उदासीन लवण है, अम्लीय लवण है, या कोई नहीं है? पहली तो बात तो ध्यान होनी चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है? MgOS2, मैग्नीशियम धातु है, इसकी जल से क्रिया करवा के MgOS2 ये बनाया जाता है, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कैसा है? दिख रहा है OH है, OH है मतलब कैसा होगा? क्षारीय होगा, तो ये क्षारीय लवण है। अगला देखो, वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये पारा Hg है, ये तो धातु है। गैलियम, गैलियम क्या है? उपधातु है, बता चुका हूं पीछे। ब्रोमीन Br द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। आयोडीन I जो कि क्या होती है? अधातु है, लेकिन कैसी होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है और चमकीली होती है। आयोडीन क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है और चमकीली होती है। बोल बोल के गला फट गया रे मेरा। चलो, मिश्र धातु बनाए जाने के प्रमुख कारणों में से नहीं है, यानी कि मिश्र धातु हम क्यों बनाते हैं? देखो ये सवाल जो है ना, मैं फिर कह रहा हूं ये सवाल मतलब अरे धन्यवाद दो जाकर के कमेंट बॉक्स में मेरी टीम को, जो आप लोगों के लिए इतना काम करती है, मतलब कितना एफर्ट्स लगा रही है, कितने बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए लेके आई है टीम, जो कि आपके अध्ययन बोर्ड आपसे पूछ सकता है। और 100% कह सकता हूं मैं आपसे, इनमें से बहुत ही कम चांस है कि कोई सवाल आपके बाहर चला जाए। जो विद्यार्थी पूरी पूरी ये क्लासेस देख के जाएगा ना, पूरी सीरीज, 100% कह सकता हूं साइंस में बहुत मुश्किल से 1 या 2 सवाल उसके गलत होंगे, बाकी कोई सवाल उसका गलत नहीं होगा। ये दावा ठोक के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। जाकर के थोड़ा टीम को धन्यवाद दो, ताकि टीम को प्रोत्साहन मिले, टीम और ज्यादा मोटिवेट हो, अच्छा काम करे आपके लिए और भी। ये कह रहा है कि मिश्र धातु बनाए जाने के प्रमुख कारणों में से नहीं है, यानी कि मिश्र धातु बनाई जाती है उसका कौन सा कारण नहीं हो सकता है? जंग रोधी और मजबूत बनाने के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया कि धातुओं को जंग रोधी बनाने के लिए तो मिश्र धातु बनाया जाता है। जैसे आपका पीतल होता है, तांबा, जो आपका कांसी होता है, कांसा जो होता है ना, कांसा में कौन कौन होता है? कॉपर और टिन होता है कांसा के अंदर, पीतल में कॉपर और जिंक होता है। मिश्र धातुएं क्यों बनाए थे? ताकि जंग ना लगे, तो जंग रोधी बनाने के लिए तो बनाते हैं। धातुओं के गलनांक को बढ़ाने के लिए, अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इससे पहले आगे आ जाओ, तन्यता में वृद्धि करने के लिए। देखो
होना है सोने के अंदर, उसकी जो तन्यता होती है उसको बढ़ाया जा सके, यानी उसको तार के रूप में खींचा जा सके, इसीलिए तो उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, इसीलिए तो उसमें मिश्र धातु मिलाई जाती है, कुछ और मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है। धातु की कठोरता बढ़ाने के लिए, धातुओं को, कुछ धातुओं को कठोर बनाने के लिए भी उनके अंदर क्या मिलाई जाती है, मिश्र धातु बनाई जाती है। तो ये तीनों बातें सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसने यही पूछा कि प्रमुख कारणों में से नहीं है, तो धातुओं के गलनांक को बढ़ाने हेतु मिश्र धातु नहीं बनाते हैं साहब, धातुओं के गलनांक को कम करने के लिए मिश्र धातु बनाते हैं। आप कहोगे गुरुजी कैसे, हवा में तो नहीं फेंक रहे। देखो सुनो, घरों में जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज, उस फ्यूज में क्या काम में लिया जाता है, जो बेसिकली आइडियल फॉर्म में उस फ्यूज के अंदर एक धातु काम में ली जाती है जिसको बोला जाता है सोल्डर। क्या बोला जाता है, सोल्डर। ये जो सोल्डर धातु होती है ना, ये आपके लेड यानी कि पीबी और एसएन यानी कि टिन, इन दो धातुओं से मिलकर के बनी हुई मिश्र धातु होती है जिसको फ्यूज तार में काम में लिया जाता है। अगर एग्जामिनर पूछ लेना कि फ्यूज तार में कौन सी धातु काम में ली जाती है, तो फ्यूज तार में लेड और टिन ये दोनों काम में ली जाती है। लेड कितने नंबर पे आती है, 82 नंबर पे, टिन कितने नंबर पे आती है, 50 नंबर पे। ये दो धातुओं से मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाई जाती है सोल्डर, जिसको फ्यूज तार के तौर पे काम में लिया जाता है। और इस सोल्डर का गलनांक क्या होता है, कम होता है। किससे, लेड से और टिन से। लेड और टिन इन दोनों का अलग अलग गलनांक क्या ज्यादा होता है। अब गलनांक कम होने से क्या होगा, गलनांक कम होने से फ्यूज तार लगाया क्यों जाता है घरों में, इसलिए लगाया जाता है कभी भी अगर बिजली की वोल्टेज ज्यादा आ जाए तो फ्यूज तार वहीं पे फट जाए और घर के उपकरणों को नुकसान ना पहुंचे। फ्यूज तार तभी तो घर के बाहर ही लगाया जाता है। वो बाहर लगाने का रीजन है कि जैसे ही धारा ज्यादा आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये गल करके टूट जाएगा सोल्जर, इसीलिए फ्यूज तार सोल्जर के बनाए जाते हैं। और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। यानी कि मिश्र धातुएं गलनांक कम करने के लिए बनाई जाती है, ना कि गलनांक को बढ़ाने के लिए। तो ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। यही पूछा इसने, मिश्र धातु के प्रमुख कारणों में से नहीं है, तो ये कारण नहीं है साहब, बाकी सारे तो मिश्र धातु बनाने के कारण है। अगला देखो, सल्फर की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवानी है आपको। सल्फर की किससे क्रिया करवानी, HNO3 की। अब देखो सल्फर क्या है, मैंने आपको बताया सल्फर एक ए धातु है। क्या है, ए धातु है, जो कि किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है। और सल्फर कितने नंबर पे आता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 16 नंबर पे पाया जाता है, पी ब्लॉक का तत्व है सल्फर। ये जब HNO3 से क्रिया करेगा ना, तो सबसे पहली बात तो ये SO2 बना लेगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के बाद में बच गई कौन, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बच जाएगी, ये NO2 बच जाएगी, और उसके बाद में H2O बन जाएगा। तो ये तीन चीजें बन जाएगी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड किस में दिख रही है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें दिख रही है, लेकिन इसमें फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें आपके H2SO4H2 बना लिया, तो फिर साहब NO2 कहाँ जाएगी, ये NO3 वाली इसमें कहीं आ ही नहीं रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि जो नॉर्मल ये देख लेगा कि इसमें कौन कौन से तत्व है, वो तत्व आपको जिसमें सब में मिल रहे हैं वो हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2 जल तीन चीज बना लेता है जब सल्फर HNO3 से क्रिया करता है। अगला देखो, असंगत या असत्य का आपको चयन करना है। मैं अगला देखो ज्यादा बोल रहा हूं क्या, इस बार से नहीं बोलूंगा अगला, देखो आप देख लेना डायरेक्टली। असत्य कथन का क्या करना है, आपको चयन करना है। अधिकांश ए धातुओं में चमक नहीं होती है, अधिकांश ए धातुओं में चमक नहीं होती है, ये बात सही है क्या, अभी तो बताया मैंने, ए धातुओं में चमक नहीं होती है। आयोडीन एक अपवाद है, जो कि क्या, ठोस अवस्था में होती है और उसमें चमक पाई जाती है, तो ये तो बात सही हो गई। ये पूछ रहा है असंगत चुनो, तो ये असंगत तो नहीं है। अधिकांश बोला इसने, सभी तो नहीं बोला ना। अगर ये बोलता कि सभी ए धातुओं में चमक नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। एक एक वर्ड पे ध्यान दो। इसने बोला अधिकांश, यानी कि मैक्सिमम ए धातु में चमकीली नहीं होती है, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, संभावना छोड़ी है यहाँ पर इसने। सभी बोल देता तो संभावना नहीं बचती, और फिर वो अपवाद आयोडीन जो है वो इस स्टेटमेंट को गलत कर देता। तो ये तो बात सही हो जाएगी, अधिकांश ए धातुएं चमकीली नहीं होती। अधिकांश ए धात्विक तत्वों का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी बात सही है। जितने भी ए धात्विक तत्व होते हैं अधिकांश का गलनांक कम होता है, तभी तो ज्यादातर गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ए धातुएं सामान्यतः कम कठोर होती है, तो ये भी तो बात सही है। ए धातुएं सामान्यतः कम कठोर होती है, तो कठोर कम ही तो होगी, ज्यादा कठोर तो कौन होती है, धातुएं होती है। यानी कि ए धातुओं में मैंने आपको बताया ठोस तो मात्र तीन ही ए धातुएं हैं, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, बाकी सारी ए धातुएं तो कम ही कठोर होगी ना, इसीलिए तो द्रव या गैस में पाई जा रही है। अगला कह रहा है सभी ए धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। तो भाई साहब आपने ये तो बात सही बोली है कि ए धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन यहाँ पर सभी लगा करके गलती कर दी। सभी ए धातुएं नहीं होती है साहब। एक ए धातु है आपकी कौन, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या करती है, विद्युत का चालन करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना असंगत हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा आपको शांति से पढ़ना पड़ेगा सवालों को। ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, जिसमें विद्यार्थी पूरा दिमाग लगा पाएगा, खोल करके सोच पाएगा, वही इसको सही कर पाएगा। क्योंकि इसमें केवल ये एक वर्ड जो है, सभी वाला वर्ड, इस वर्ड ने इस सवाल को राइट करवा दिया। तो ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर अधिकांश की जगह सभी लगा देता तो ये वाला भी गलत हो जाता।
इसलिए धातु अधातु का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें बता दी कि ये धातुओं के गुणधर्म होते हैं और ये अपवाद होते हैं, ये अधातुओं के गुणधर्म होते हैं और उनमें ये अपवाद होते हैं। अगला देखो, फिर बोल दिया, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? यानी कि कोई धातु है ऐसी, कौन है? कोई धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाती है और वो यौगिक क्या हो जाता है? जल में विलय हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो धातु दी है आपको कौन? कैल्शियम, एक दी है आपको कार्बन, एक दी है आपको सिलिकॉन और एक दिया आपको लोहा। तो पहली बात तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगी, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है तो सिलिकॉन तो इस रेस से पहले ही बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने धातु की बात बोली है। अब बात कर रहा है कार्बन की। देखो कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाओ, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। और CO2 तो एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ये कह रहा है अभिक्रिया के साथ उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित होता है। उच्च गलनांक वाला, CO2 का गलनांक कुछ होगा क्या? गैस है ये, तो बहुत कम गलनांक होगा, तो ये भी हट जाएगा। एक है आपका लोहा। लोहा जो है ये Fe है, इसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाओगे तो क्या बनाएगा? Fe2O3। ठीक है, ये क्या होता है? ये जंग का सूत्र होता है। और इसने क्या बोला है कि जो ये यौगिक निर्मित होता है, ये यौगिक जल में विलय होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जंग जो होती है वो जल में विलय हो सकती है क्या? लोहा कभी जल में विलय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये भी हट जाएगा। बचा कौन? कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पहले बनाता है CaO, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना या बंट लाइम। ये क्या करता है? ये जल में विलय होता है। जब ये जल में विलय होता है यानी कि H2O के साथ क्रिया करता है तो क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी कि बुझा हुआ चूना बना लेता है। ये यौगिक भी एक आपके ध्यान रखना, आपको भी पीछे भी बता चुका हूं मैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसको तो बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे, ये तो क्या है? बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, सीधा सीधा बुझे हुए चूने का सूत्र पूछ सकता है। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिसको बंट लाइन बोलते हैं। अगला देखो, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन लेप होता है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके डिब्बों पर जिंक यानी कि जेडन, जेडन जो कि 30 नंबर पे आता है, इसकी बजाय टिन, टिन यानी कि SN जो कि 50 नंबर पे आता है, इस टिन का इस्तेमाल किया जाता है जेडन की जगह पर। क्यों? क्या रीजन है? खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं, आप जो खाते हो, जैसे कि घर में रसगुल्ले लेके आए पैक किए हुए डब्बे में, या फिर नमकीन लेके आए, तो जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं ना, उन डिब्बों के ऊपर लेपन किया जाता है ना, अंदर की साइड में जो कोटन किया जाता है वो किसका किया जाता है? जिंक का किया, जिंक की जगह पर किसका किया जाता है? टिन का किया जाता है। और इसका क्या रीजन है? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। तो हो भी सकती है बात सही, लेकिन एकमात्र महंगा होना इसका कारण नहीं हो सकता। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। तो गलनांक से तो खाद्य पदार्थों का कोई संबंध ही नहीं है। आगे और पढ़ते हैं, जिंक की अपेक्षा टिन अधिक क्रियाशील होता है। अगर टिन अधिक क्रियाशील होता तो उसको काम में क्यों लेते हैं? वो तो अधिक क्रियाशील होता तो खाद्य पदार्थों के साथ में क्रिया कर लेता। अगला कह रहा है जिंक की अपेक्षा टिन कम क्रियाशील होता है, तो ये वाली बात सही हो जाएगी बिल्कुल। सबसे सटीक जो इनमें ऑप्शन नंबर डी है कि जिंक जो होता है उसकी अपेक्षा टिन जो है, टिन यानी कि SN, ये कम क्रियाशील होता है। यानी कि टिन खाद्य पदार्थों के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा, जबकि जिंक खाद्य पदार्थों के साथ में अभिक्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण कर देगा। इसलिए जिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिंक की बजाय किसका इस्तेमाल करोगे? टिन का इस्तेमाल करोगे। निम्न में से कौन सी एक धातु का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन धातु नहीं है? देखो, ये कौन है आपके? कॉपर है Cu जो कि 29 नंबर पे आता है। ये आपका मैग्नीशियम है Mg जो कि 12 नंबर पे आता है। ये आपका सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। ये आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? फ्लोरीन 17 नंबर पे क्लोरीन आता है, क्लोरीन के नीचे फ्लोरीन आता है। एग्जैक्ट मुझे इसका परमाणु क्रमांक ध्यान नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। अच्छा, ये जो फ्लोरीन है ना, ये क्या है? ये गैस है, ये एक अधातु है। तो ये क्या? धातु नहीं है। इसने यही तो पूछा है कौन धातु का उदाहरण नहीं है। ये तीनों तो धातुएं बता चुका हूं आपको। कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ये भी बता चुका हूं। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला है। ये तो सिल्वर है, ये धातु है। कार्बन ये अधातु होता है, सोडियम ये धातु है। तो ये दोनों तो पहले ही रेस से बाहर हो गए कि उसने अधातु पूछी है। और कार्बन चमकीला होता नहीं, चमकीला आयोडीन ही होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी बता चुका हूं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। फुलरीन क्या होता है? C60 कार्बन का अपरूप। ग्रेफाइट ए धातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है ग्रेफाइट, ये ए धातु होते हुए भी। और प्रोटीन, प्रोटीन थोड़ी होगा। सबसे कठोर पदार्थ तो कौन है? हीरा है। क्षारीय धातु का उदाहरण नहीं है, क्षारीय धातु का उदाहरण नहीं है ये पूछा है। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुएं, दो तरह की धातुएं होती है। आपकी जो ये आवर सारणी होती है ना, इस आवर सारणी के अंदर यहाँ पर जो पहला और दूसरा वर्ग होता है ना, पहला और दूसरा वर्ग, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, इस पहले वर्ग में जितनी भी धातुएं होती है उन धातुओं को बोला जाता है क्षारीय धातु।
क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। और इसमें कौन कौन सी धातुएं होती है? हाइड्रोजन के छोड़ के हे हाइड्रोजन को छोड़ के उसके अलावा देखो, हे ली ना की रब से फरियाद, ये जितनी भी धातुएं मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये सारी की सारी क्या होती है? क्षारीय धातुएं होती है। क्या होती है? क्षारीय धातुएं। आवर्त सारणी में पहले वर्ग में पाई जाने वाली सारी धातुएं, हाइड्रोजन भी होता है पहले वर्ग में, उसको छोड़ के बाकी सारी धातुएं क्या होती है? क्षारीय धातुएं होती है। ये पूछ रहा है क्षारीय धातु का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? देखो, लिथियम, Li, सोडियम, Na, पोटेशियम, के, ये तीनों तो है ही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है? क्षारीय धातु है। इसने पूछा नहीं है, कौन नहीं है? कैल्शियम नहीं है। आप कहोगे गुरुजी फिर कैल्शियम क्या होती है? कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु होती है। कैसे? मैंने आपको बताया पहले वर्ग में पाई जाती है उनको क्षारीय धातु बोला जाता है, और जो दूसरे वर्ग में पाई जाती है ना, उस दूसरे वर्ग में पाई जाने वाली धातुओं को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। क्षारीय मृदा धातु। और इसमें कौन कौन सी होती है? इसमें बेरिलियम को छोड़ के उसके मांगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ये एक ट्रिक बना रखी है आवर्त सारणी को याद करने की। बचपन से याद है मुझे 8वीं क्लास से, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सारी की सारी जो धातुएं हैं क्या है? ये क्षारीय धातु नहीं है। क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। तो ये सारी क्षारीय मृदा धातु एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। धातु का गुणधर्म नहीं है। धातु का गुणधर्म इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता धातु का गुणधर्म होता है। कठोरता गुणधर्म होता है। तन्यता गुणधर्म होता है। निम्न गलनांक नहीं होता है। मैक्सिमम धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। लोहा जो होता है ना, लोहा लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गलनांक होता है। किसका? लोहे का। यानी कि धातुओं का गलनांक ज्यादातर बहुत अधिक होता है, निम्न नहीं होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? जैसे देखो, आपका ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? Al2O3। और Al2O3 ये क्या होता है? ये धातु ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? ये धातु ऑक्साइड होता है। यानी कि धातु की और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड बोलते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो कैल्शियम धातु है, उस कैल्शियम धातु की जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो CaO बन जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड किस प्रकार की इनकी प्रकृति होती है? आपसे ये पूछा है कि जो धातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो धातु ऑक्साइड अधिकतर किस प्रकृति के होते हैं, ये कैसे जान सकते हो? एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कभी सवाल गलत नहीं होगा। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अम्ल और क्षार, ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। यानी कि जब भी आप अम्ल और क्षार की क्रिया करवाओगे तो हमेशा क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। और ये बात देखी गई कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाई जाती है Al2O3 से तो क्या बनता है? तब बनता है AlCl3 प्लस H2O। AlCl3 प्लस H2O बनता है। तो HCl तो क्या है? HCl तो अम्ल है, आपको पता है प्रबल अम्ल है HCl। AlCl3 क्या है? ये एक लवण है। और H2O क्या है? H2O जल है। यानी कि इस फॉर्मूले को पूरा करो, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। यानी कि लवण और जल बन गया अम्ल और क्षार के क्रिया करने से। यानी कि जो धातीय ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया है कि आपका जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड और किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात कर रहा है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जिनके अंदर अम्लीय गुण भी पाया जाता है और अम्लीय गुण के साथ में क्षारीय गुण भी पाया जाता है। यानी कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, और कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्ल व क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील मैं आपको पहले बता चुका हूं, पूरी की पूरी सारणी देखो। कर दिया नाराज तूने कार मांग कर आलू वाले जन्मदिन पर, फिर भी है करवाए हार चांदी सोने के, हार चांदी सोने के। इस प्रकार से ये पूछ रहा है निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। इनमें ये आपका सोडियम है, ये आपका लोहा Fe है, ये Zn है और ये एल्यूमिनियम है। देखो इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सबसे ऊपर सोडियम के पोटेशियम के बाद में कौन दिख रहा है? सोडियम दिख रहा है। बाकी सब नीचे है। Fe देखो ये रहा यहाँ पर। जिंक कहाँ गया? ये रहा यहाँ पर। एल्यूमिनियम ये रहा यहाँ पे। यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सोडियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसलिए कह रहा हूँ ये सारणी याद रख लेना, ये सवाल पूछा हुआ है बाकायदा आपके।
पूछा हुआ सवाल है, इस वजह से ये सारणी पूरी की पूरी ध्यान रखनी है। बाई ट्रिक आपको, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया स्वरूप उत्पाद देती है, यानी कि जो धातुएं होती है वो धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो उत्पाद क्या देती है। अभी मैंने आपको बताया, ये देखो ये धातु थी ना आपकी, कौन, एल्यूमिनियम। अच्छा, इसने तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो आपकी सोडियम धातु है, इसकी आप अम्ल से क्रिया करवाओगे HCl से। सोडियम क्या है, धातु है, और किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, Na जो है Cl के साथ क्रिया करके NaCl बना लेगा, और साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ये NaCl तो क्या है, लवण है, और ये क्या, हाइड्रोजन गैस है, तो लवण और हाइड्रोजन बनाती है। अगला देखो, धातुओं की जल से अभिक्रिया स्वरूप उत्सर्जित गैस होती है, यानी कि धातुएं जो होती है वो जल से क्रिया करके क्या बनाती है, मैंने आपको बताया। देखो जैसे यहाँ पर ये धातु है, ये तो किससे, अम्ल से क्रिया कर ले रही है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, तो जल से क्रिया करके भी कौन सी गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करेगी। कैसे मुक्त करेगी, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। धातुओं की जल से अभिक्रिया स्वरूप गैस प्रदान होती है, जैसे आपका धातु है मैग्नीशियम ले लेते हैं, चलो ये आपका मैग्नीशियम है, ये जब जल से क्रिया करेगा H2O से, तो H2O से क्रिया करने पर क्या बना लेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना लेगा, MgOH2, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, H2 गैस रिलीज कर देगा। तो धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, और धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। चलो आगे देखो, धातुएं किस अम्ल के साथ अभिक्रिया स्वरूप हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। वाह भाई वाह, क्या शानदार सवाल पूछ लिया। पीछे तो पूछा करती है किससे, यहाँ पे पूछ लिया किससे नहीं करती है। क्योंकि देखो ये वाला सवाल क्या था कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सा उत्पाद देती है, लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। यानी कि ये तो पता चल गया कि धातु जब किसके साथ क्रिया करेगी, अम्ल के साथ क्रिया करेगी, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी। लेकिन इस सवाल में अपवाद स्वरूप पूछ लिया कि धातुएं किस अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको आप अम्ल के साथ क्रिया करवाओगे तो वो क्या करेगी, या कौन सा अम्ल है ऐसा धातु किस अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं HNO3। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको HCl बोलते हैं। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कौन, आपका H2SO4, जिसको अम्लों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4। एक आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, एथेनोइक अम्ल बोल दो या एसिटिक अम्ल बोल दो, बात एक ही है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा अम्ल है जो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है, तो ध्यान रखना HNO3 जो है ये आपका सबसे प्रबल अम्ल है, और ये जब क्रिया करता है ना किसी भी धातु से, तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, उस हाइड्रोजन गैस का भी क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। इधर आओ, जैसे देखो ये मैंने आपको बताऊं, जैसे सोडियम है, इस सोडियम की आप क्रिया करवाओ किससे, HNO3 से। अब HNO3 से क्रिया करवाओगे तो ये क्या बनाएगा, पहली बात है ऑब्वियसली ये NO2 बनाना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसके साथ में जल भी होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, देन साथ में NO2 गैस रिलीज कर देगा, और जो हाइड्रोजन बचेगा ना उस हाइड्रोजन का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण करके H2O बना देगा। यानी कि इसमें HNO3 है, NO3 तो अपचयित होकर के NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस बननी थी उस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण कर देता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, HNO3 प्रबल अम्ल होता है, इसलिए ऑक्सीकरण करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है, और वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनने देता है। इसलिए नाइट्रिक अम्ल के बारे में ये एक्स्ट्रा बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एक्वारेजिया, शाही जल या फिर रॉयल वाटर किसका मिश्रण है। एक्वारेजिया, शाही जल या रॉयल वाटर, पिछली वाली साइंस की क्लास में भी करवा चुका हूं। क्या होता है, HCl और HNO3 दो अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों अम्लों का एक निश्चित अनुपात होता है। HCl अम्ल कौन सा है, HCl ये है, HNO3 कौन है, HNO3 ये है। अब देखो HNO3 के पास जो 3 है ना, ये 3 इसको दे दो, तो यहाँ पर इसका तो 3 अनुपात लेना, इसके पास कुछ नहीं यानी 1 है तो 1 उसको दे दो, यानी HCl और HNO3 को 3 अनुपात 1 में मिलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, HCl और HNO3 इन दोनों को 3 अनुपात 1 में मिला के जो बनाया जाता है उसको एक्वारेजिया बोलते हैं, और इसको अम्लराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पहले पीछे मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा होता है। क्या होता है, अम्लों का राजा। आप कहोगे गुरुजी कंफ्यूज कर दियो हमें पूरा, अम्लों का राजा कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो फिर अम्लराज ये कैसे हुआ। मेरे भाई अम्लों का राजा अलग टर्म है, अम्लराज अलग टर्म है, इसको एक नाम दिया है अम्लराज। अम्लराज का मतलब हो गया कि जितने भी अम्ल है ना उन अम्लों के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो है अम्लराज, यानी जितने भी अम्ल है उनके अंदर सबसे ऊपर, उनके ऊपर राज करने वाला तो कौन हो गया, एक्वारेजिया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक्वारेजिया है ना ये अम्लराज, इसको अम्लों का राजा नहीं कह रहे हैं, इसको केवल अम्लराज कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर
दुनिया की कठोर से कठोर चीज को भी ये पिघलाने की क्षमता रखता है। सोने को, चांदी को, प्लेटिनम को, सबको अपने अंदर गला सकता है। कौन? अम्लराज, जिसको अपन शाही जल या एक्वारेजिया या फिर रॉयल वाटर बोलते हैं। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको अम्लों का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को H2SO4 से मापा जाता है। कि किसी भी देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल के तौर पे H2SO4 कितना काम में लिया जा रहा है, जितनी अधिक मात्रा जो देश H2SO4 की काम में लेता है, उसके आधार पर उस देश की प्रगति को मापा जाता है। इसलिए, और ये सबसे प्रबल अम्ल भी होता है, इसलिए H2SO4 को अम्लों का राजा भी बोला जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों में शामिल नहीं है। आयनिक यौगिकों की बात करिए। आयनिक यौगिकों का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें आयंस होते हैं। जैसे देखो, एक यौगिक है आपका कौन? सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसमें Na+ और Cl-, ये दो आयंस होते हैं, यानी ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस और कठोर होते हैं। ठोस और कठोर के साथ में ये भंगुर भी होते हैं। भंगुर यानी इन पे हथौड़े की चोट मारोगे तो चित्रे चित्रे बिखर जाएंगे इनके। गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है क्या? बिल्कुल। आयनिक यौगिकों में Na+ और Cl-, यानी प्लस और माइनस आपस में मजबूत बंध का निर्माण कर लेते हैं। आयनिक बंध की वजह से परमाणु पास पास आ जाते हैं, इस वजह से मजबूत बंध का निर्माण होता है। और वो ठोस और कठोर होते हैं, उनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है। विद्युत का चालन भी करते हैं। आयनिक जो यौगिक होते हैं, चाहे AlCl3 है, चाहे NaCl है, चाहे MgCl2 है, जितने भी आयनिक यौगिक होंगे उनमें आयंस होते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन करते हैं। और आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में तो क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। लेकिन पेट्रोल और केरोसिन के अंदर क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते हैं। इन दोनों में अघुलनशील होंगे। इन दोनों में क्या होंगे? अघुलनशील होंगे। जबकि ये कह रहा है जल, पेट्रोल, केरोसिन में घुलनशील। आपने ये तो सही बोला कि जल में तो घुलनशील है, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में घुलनशील नहीं होता है। कौन? आयनिक यौगिक। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कह रहा है आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों में कौन शामिल नहीं है, तो ये वाला नहीं है कि पेट्रोल केरोसिन में ये अघुलनशील होते हैं, जबकि ये कह रहा है घुलनशील है। अमलगम क्या होता है? अमलगम के बारे में आपसे पूछा है। साथियों, आपने एक धातु का नाम सुना होगा Hg, जिसको आप क्या बोलते हो? पारा बोलते हो। जो कि कितने नंबर पे आती है? 80 नंबर पे आती है। जो कि कैसी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था के अंदर होती है, कमरे के ताप पर। इस पारे के साथ में अन्य कोई सी भी धातु मिला लो और मिश्र धातु बना लो, वो जो मिश्र धातु बनेगी ना, वो क्या कहलाएगी? हमेशा अमलगम कहलाएगी। तो अमलगम में पारा व किसी धातु की मिश्र धातु होती है। आगे आपको दिया तांबा व जिंक की मिश्र धातु। पीछे मैं बता चुका हूं, तांबा और जिंक से मिलकर के क्या बनता है? इनसे मिलकर के बनता है पीतल। अगला कह रहा है एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया बता ही चुका हूं, या एक धातु। अमलगम केवल एक धातु नहीं है। एक्वारेजिया को भी अमलगम नहीं बोला जाता, ध्यान रखना। एक्वारेजिया को अम्लराज बोला जाता है, अमलगम नहीं बोला जाता है। अमलगम कौन होता है? पारे के साथ में कोई सी भी धातु मिला लो, जो मिश्र धातु बनेगी वो क्या होगी? अमलगम होगी। गलत मिलान का चयन करो। पीतल, कॉपर और जिंक, ये तो सही है। अभी बताया मैंने आपको, पीतल किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। कांसा, कॉपर और लेड, तो ये बात गलत हो गई साहब। कांसा किससे बनता है? कांसा बनता है कॉपर और SN यानी कि टिन से। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। कांसा जो है ना, कांसा में कौन आ रहा है? के और से आ रहा है। के से ध्यान रखोगे क्या? कॉपर, और से ध्यान रखोगे क्या? SN। तो कांसा के अंदर कौन आता है? कॉपर और टिन आता है। तो ये वाली बात गलत हो गई। ये कह रहा गलत मिलान का चयन करो। सोल्जर मैंने आपको बताया फ्यूज तार में काम में आता है, लेड और टिन से मिलकर बनता है। अमलगम पारद और कोई सी भी अन्य धातु। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपके गलत हो गया, तो गलत मिलान आपका ये हो जाएगा। अब देखो साथियों, आपके सामने ये जो मैं लेके आया हूं ना पेज, ये वाला पेज देखो, उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो विद्यार्थी लास्ट तक क्लास देख रहा है। और इस पेज में से आपके मान के चलो 1 या 2 सवाल तो पक्के पक्के पूछे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक आपका धातु और अधातु है। देखो, धातु और अधातु वाले टॉपिक के अंदर आपके NCERT की किताब के अंदर ये दी हुई है टेबल बाकायदा। इस टेबल में से क्या आपको उस धातु का या अधातु का या उपधातु का क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ सकता है। जो विद्यार्थी लास्ट तक टिका हुआ है ना, वो विद्यार्थी इस चीज का फायदा ले जाएगा। देखो, ये तो होती हैं आपकी उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है? उत्कृष्ट गैसें आपकी मैंने आपको बता ही चुका हूं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इसके नीचे क्रिप्टॉन है, जीनोन है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। नियोन का 10, आर्गन का 18। आर्गन 18 नंबर पे आती है, ध्यान रख लेना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछली वाली क्लास में आपको बताया था मैंने। KLMN 4 कक्षाएं होती है। KLM और N, ये 4 कक्षाएं होती है। इन चारों कक्षाओं में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो भरे जाते हैं 2n²। यानी पहली कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे, तीसरी में 18 आएंगे, अगली में 32 आएंगे। यानी कि जितने जितने उसके पास है ना इलेक्ट्रॉन, उसके आधार पर भर दो आप।
तो देखो ये जो हीलियम है ये तो आता ही 2 नंबर पे है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। नियोन 10 नंबर पे आता है, तो पहली में 2 डाल दिए, दूसरी में 8 डाल दिए, तो 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कि K और L में आ गए। आर्गन 18 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक ध्यान रखना है, तो 2 8 इसमें डाल दिए, यानी 10 हो गए, बचे हुए 8 किस में डाल दोगे, अगली कक्षा में डाल दोगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये पूरा का पूरा पेज एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, और जो दी हुई चीज होती है वो एज इट इज पूछी जाती है। ये बाकायदा आपके सामने इतिहास गवाह है इस चीज का, दी हुई चीज जैसे कि जैसे उठा करके पूछ लेता है। तो ये उत्कृष्ट गैसें हो गई। अगली बात धातुओं की करें, सोडियम 11 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पे, पोटेशियम 19 पे, कैल्शियम 20 पे। ये क्या है, ये इनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है, और ये इसके आगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद कर लेना। और ए धातुओं की बात करें, आपकी जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी की सारी ए धातुएं हैं। सल्फर में बता चुका हूं 16 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 नंबर पे आ गया। परमाणु क्रमांक ध्यान कर लो, आगे आप KLMN कक्षा के अंदर बांट दोगे, 2 8 18 ऐसे बांटना है। पहली कक्षा में 2 ही आ सकते हैं अधिकतम, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले 2 8 तो सब में दिख रहा है। अब ये तो बेचारा आता ही 7 नंबर पे है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, बचे हुए 5 दूसरी कक्षा में डाल दिए। ये ऑक्सीजन बेचारा आता ही 8 नंबर पे है, पहली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका ध्यान रखोगे। और ये आपके सामने एक और पीरियोडिक टेबल है जो मैंने आपको उपधातुएं बताई थी, एक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और ये आपके एस्टेटिन। ये सारी की सारी क्या उपधातुएं हैं। ये उत्कृष्ट गैसों का 18वां ब्लॉक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेनॉन, ये सारी की सारी वो हो गई। ये क्षारीय धातुएं होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, फ्रांसियम। ये क्षारीय मृदा धातुएं होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये आपके Sr हो गया, Ba हो गया, Ra हो गया। और ये सारी की सारी संक्रमण धातुएं कहलाती है। ये पूरा पी ब्लॉक कहलाता है। तो ये आपको कुछ उपधातुएं, कुछ उत्कृष्ट गैसें, कुछ अधातुएं और ये धातुएं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर क्रियाशील ये 2 ही होती है, इसीलिए आपने ज्यादातर जगह मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम, पोटेशियम का ही नाम देखा होगा, या फिर कॉपर, जिंक और निकल, इनका नाम ज्यादा देखा है। या फिर Ag जो कि 47 नंबर पे आता है, प्लेटिनम 78 नंबर पे आता है, Au 79 पे, Hg यानी पारा 80 नंबर पे आता है। इस तरीके से चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब यहां पर होती है अपनी ये वाली क्लास कंप्लीट। क्लास कैसी लगी, मेरी टीम की और मेरी मेहनत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना। आपका ये दिया हुआ प्यार, ये सपोर्ट हमें प्रोत्साहित करता है आपके लिए और भी अच्छा काम करने के लिए। अब अपन कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर्स की क्लास का इंतजार करना, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं। 6 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स जिस अकॉर्डिंग टॉपिक दिए हुए उस अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।